नमस्कार मित्रों, मैं रवि स्वामी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी इंडिया के अंदर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, हमने कल एक पशु परिचर या एनिमल अटेंडेंट की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण टॉपिक किया था, जिसमें हम उसे करंट से रिलेटेड करते हैं, क्योंकि ये कल ही घोषणा हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषणा की है 90 देशों की अहम बैठक ने, जैसे 2024 को ऊंट अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया, उसी प्रकार जैसे 2023 को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था, जैसे मोटा अनाज या मिलेट्स को। तो उसी प्रकार 2024 को भी ऊंट अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है, क्योंकि ये प्रजातियां लुप्त होती जा रही है। इसी कारण इसके समुदायों को या इन प्रजातियों को मतलब बढ़िया से देख रेख उसके इसी कारण संयुक्त राष्ट्र संघ ने 90 देशों की अहम बैठक बुलाकर ये जारी किया है। तो आज हम टॉपिक करेंगे बढ़िया सा पशुपालन का, जो कि आज से हम मेन टॉपिक स्टार्ट होने जा रहे हैं, जिससे हमें हमारी एनिमल हस्बेंड्री की शुरुआत होती है। तो पशु परिचर की ये आज से इंपॉर्टेंट क्लास स्टार्ट है। वैसे तो इंपॉर्टेंट जो आपके महत्वपूर्ण संस्थान है, जो इंपॉर्टेंट करवाए थे, वो आपने, मेरे को उम्मीद है कि आपने याद कर लिए होंगे। अगर याद नहीं किए तो अभी से लग जाओ, क्योंकि आज आपको पता है कि RMSSB ने ये एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें आपने देखा भी होगा भी 5 ऑप्शन वाला है, उसमें पशु परिचर का भी नाम था। तो हो सकता है भी आने वाले दिनों में आपके फॉर्म भी स्टार्ट हो जाए और जल्दी से जल्दी एग्जाम डेट भी जारी हो जाए। तो इसीलिए उसी जोश और उसी जुनून के साथ अपने तैयारी स्टार्ट करें, ताकि आप बढ़िया से नौकरी लग सकें, जॉब लग सकें। वही बात है ना, जो तरक्की करते हैं उनके आगे बहुत सी मुश्किलें आती हैं, लेकिन उन तरक्कियों के आगे, उनकी मुश्किलों के आगे जो पार कर देता है वही आगे जारी रहता है। तो बात करते हैं अपने मेन टॉपिक पशुपालन की। तो शुरुआत करते हैं आज महत्वपूर्ण टॉपिक उसी जोश और उसी जुनून के साथ पशुपालन का। तो बात करते हैं पशुपालन। पशुपालन को इंग्लिश में कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। पशुपालन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एनिमल हस्बेंड्री। ये अब मैं क्यों बताने जा रहा हूं, क्योंकि 10वीं वाले बच्चे हैं, उन्होंने कभी पशुपालन पढ़ी नहीं, या उनकी इंग्लिश कमजोर भी होती है, क्योंकि कोई भी BSc वाला स्टूडेंट थोड़ी है जो भी याद करेगा। तो इसे क्या कहते हैं? एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री, इसे शॉर्ट में कहते हैं AP। जैसे हमारे BSc वाले या 12वीं वाले स्टूडेंट कहते हैं एग्रीकल्चर वाले AP। भैया आज AP की क्लास है, AP की क्लास में क्या कर रहे हैं, तो इसे शॉर्ट में कहते हैं AP। AP का मतलब होता है एनिमल प्रोडक्शन। AP का क्या मतलब होता है? एनिमल प्रोडक्शन। बात करते हैं भी इसकी परिभाषा की, एनिमल प्रोडक्शन। बात करते हैं आगे इसकी परिभाषा की, भाई पशुपालन किसे कहा जाता है? पशुपालन एक ऐसी विज्ञान है, पशुपालन एक ऐसी विज्ञान है या ऐसी कला है। पशुपालन पशुओं के प्रबंधन की, पशुपालन पशुओं के प्रबंधन की, पशुओं के प्रबंधन की ऐसी विज्ञान है या ऐसी साइंस है, जिसमें ऐसी विज्ञान है, ऐसी साइंस है या ऐसी कला है, जिसमें हम इनके आवास हो गया, स्वास्थ्य हो गया, आहार हो गया या प्रजनन हो गया, इन सभी का ध्यान रखते हुए जो हमें लाभ प्राप्त होता है, जो हमें बेनिफिट होता है, उसे ही पशुपालन कहा जाता है। तो दोस्तों, पशुपालन किसे कहा जाता है? ऐसे पशुओं के प्रबंधन की ऐसी विज्ञान है, जिसमें हमें उनके आवास का ध्यान रखते हुए, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए, उनके आहार का ध्यान रखते हुए, उनके प्रजनन संबंधी जो भी बातें हैं उनका ध्यान रखते हुए जो हमें बेनिफिट प्राप्त होता है, उसी को पशुपालन कहते हैं। अब बात करें भी पशुओं में, ऐसे तो बहुत सारे पशु हैं, भी सभी पशुपालन के अंदर आते हैं तो नहीं आते हैं। पशुपालन के अंदर वही पशु आएंगे जो जिन्हें हम कहते हैं पालतू पशु या डोमेस्टिक एनिमल। पशुपालन के अंदर कौन कौन से एनिमल आएंगे? अपने पालतू पशु जो हमारे हैं
हमारे सिलेबस में जिनसे हमें लाभ प्राप्त होता है, जैसे गाय हो गया, भैंस हो गई, भेड़ हो गई, बकरी, ऊंट और अपने एक पक्षियों में एक मुर्गी होगी। ये इतने ही जो डोमेस्टिक एनिमल हो गए, इन सभी के बारे में, जो इन सभी का ध्यान रखते, उनके आवास के बारे में, उनके स्वास्थ्य के बारे में, उनके आहार के बारे में, उनके प्रजनन के बारे में, जो भी इनका ध्यान रखते हैं, उनके बाद जो हमें लाभ प्राप्त होता है उन्हें पशुपालन कहते हैं। पशुपालन में आवास में हम पढ़ेंगे भी कौन कौन से आवास है। जैसे हमारे गायों के लिए अलग आवास की सुविधा होती है, भैंसों के लिए अलग आवास की सुविधा होती है, जो गर्भित गायें होती हैं या जो उनके छोटे बच्चे होते हैं, काफ होते हैं, इन सभी के बाद हम बात करेंगे। जैसे खुला आवास हो गया, बंद आवास हो गया, इनकी चर्चा हम सभी आवास में करेंगे। दूसरा हो गया स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के बारे में कौन कौन से रोग होते हैं, इनको किन के द्वारा होते हैं, कौन कौन से परजीवियों के द्वारा होते हैं, कौन कौन से बैक्टीरिया के द्वारा होते हैं, कौन कौन से वायरल होते हैं, इन सभी का ज्ञान हमें कौन से कहा होगा, स्वास्थ्य। बात करते हैं आहार में। आहार में हम बात करेंगे इनको किस तरह का दाना देना चाहिए, कौन कौन सा राशन देना चाहिए, कौन कौन सी फसलें हैं जो हमारे एनिमल हस्बेंड्री में आती हैं, ये सभी बातें करेंगे। बात करते हैं प्रजनन की। प्रजनन में हम ये बातें करेंगे प्रजनन में कौन कौन से मतलब नई नस्लें तैयार करते हैं, किन दो नस्लों के संकरण से कौन सी नस्ल तैयार होगी, या दो अन्य नस्लों के संकरण से एक नई नस्ल जो तैयार की, जैसे हमारे एग्जांपल में एक खच्चर हो गया, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रजनन। इन सभी का मैनेजमेंट करते हुए जो हमें लाभ प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, पशुपालन कहते हैं। जैसे हमें कोई भी योजना बनाते हैं, कोई भी काम करते हैं, हमें उसमें बेनिफिट होता है तभी हम वो काम करते हैं। जैसे आप पशु परीक्षक की तैयारी करते हो, आपको बेनिफिट होगा कि आप गवर्नमेंट नौकरी लगोगे, आपको बढ़िया सैलरी मिलेगी, एक आप गवर्नमेंट लग जाओगे, आपको किसी तरह की टेंशन नहीं होगी, तो इसी का बेनिफिट देखते हुए आप तैयारी कर रहे हो। तो उसी प्रकार पशुपालन में भी इसका आवास, उसके स्वास्थ्य, आहार या प्रजनन का ध्यान रखते हुए जो हमें बेनिफिट प्राप्त होता है, तो बेनिफिट प्राप्त होता है, उसे ही पशुपालन कहते हैं। पशुपालन ऐसा तो नहीं है भी हम भी पशुपालन में सीधा बेनिफिट हो जाएगा, जैसे आवास हो गया, स्वास्थ्य हो गया, इन सभी का ध्यान रखना भी सीधा बेनिफिट हो जाएगा, नहीं तो नहीं। तो बेनिफिट का मतलब ये है इन सभी का ध्यान रखेंगे तभी तो, जैसे गाय होगी तभी वो दूध देगी, तो दूध से जो भी उत्पाद बनेंगे, जैसे दूध में अपने हो गया खोआ हो गया, दही हो गया, मक्खन हो गया या पनीर हो गया, इन सभी प्रोडक्ट को तैयार करेंगे तभी तो हमें बेनिफिट तैयार तभी तो हमें बेनिफिट होगा। इसी कारण हम इन सभी का ध्यान रखा जाता है कि कोई भी पशु हमें बढ़िया से बढ़िया दूध दे, ताकि हम बढ़िया से बढ़िया बेनिफिट प्राप्त कर सकें। यही है हमारी पशुपालन। तो दोस्तों, आपको अच्छी तरह मैं परिभाषा लिखाने जा रहा हूँ, तो आप हैंड टू हैंड नोट्स तैयार करते जाएं और साथ में कॉपी पेन लेके जरूर बैठें जब भी क्लास शुरुआत हो, क्योंकि आज से हमारी मेन क्लास स्टार्ट हो रही है, जिसमें हम शुरू में आज परिभाषा पर गौर करेंगे। तो बात मैं लिखवाने जा रहा हूँ परिभाषा किसे कहते हैं, पशुपालन की परिभाषा क्या है? परिभाषा है या डेफिनेशन, परिभाषा पशुपालन ऐसी विज्ञान या पशुओं के प्रबंधन की ऐसी कला है, पशुओं के प्रबंधन की ऐसी कला जिसमें पशुओं के स्वास्थ्य, ऐसी कला या ऐसी साइंस या ऐसी विज्ञान जिसमें पशुओं के स्वास्थ्य, आवास, आहार या वह प्रजनन संबंधी देखभाल करके जो लाभ प्राप्त किया है, वह प्रजनन संबंधी देखभाल कर जो लाभ प्राप्त किया जाता है, देखभाल कर जो लाभ प्राप्त किया जाता है,
जो लाभ प्राप्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं? पशुपालन कहते हैं। उसे क्या लाभ प्राप्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं? पशुपालन कहते हैं। तो पशुओं के प्रबंधन की ऐसी विज्ञान या ऐसी कला जिसमें पशुओं के स्वास्थ्य या आवास या आहार या प्रजनन संबंधी देखभाल कर जो लाभ प्राप्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं? पशुपालन कहते हैं। अब बात करते हैं कि पशुपालन की शुरुआत कब हुई थी, कहां से शुरुआत हुई। तो बात करते हैं हम पशुपालन की शुरुआत कब से हुई थी। पशुपालन में सबसे पहले 10,000 ईसा पूर्व पहले कुत्तों को पाला गया। जो पशुपालन के अंदर यहीं से शुरुआत मानी जाती है कि पशुपालन में शुरुआत कब हुई पशुपालन में। तो सबसे पहले हम बात करें भी कौन कौन से पशुओं को कब से पाला गया है, उनका कालक्रम। कुत्ता है, कुत्ता एनिमल है जिसको 10,000 वर्ष पूर्व या ईसा पूर्व हो गया, 10,000 ईसा पूर्व इसे पालना प्रारंभ किया। जो भी पुरानी हमारी मेन सभ्यताएं होगी उन्हीं में इनके प्रमाण मिले हैं भाई इसे कुत्ते को सबसे पहला गया 10,000 ईसा पूर्व। उसी प्रकार दूसरे नंबर पर अपने आ गई भेड़ को 8700 ईसा पूर्व इसे पाला गया। भेड़ पालने की जानकारी हमारी सभ्यताओं में 8700 ईसा पूर्व के प्रमाण मिले हैं कि भेड़ 8700 ईसा पूर्व से पाली जा रही है। तीसरे नंबर पे अपने आ गई बकरी में 7700 ईसा पूर्व होगी। और जो हमारी गौ माता होगी जिसे हमें सबसे ज्यादा पवित्र मानते हैं उसे 6000 ईसा पूर्व पालना शुरुआत की थी। उसे कब पालना शुरुआत किया गया? 6000 ईसा पूर्व। और गाय है तो भैंस को भी डेफिनेटली होगा। तो भैंस को कब पाला गया? भैंस को पाला गया 2300 ईसा पूर्व। भैंस को कब पालना स्टार्ट किया गया? 2300 ईसा पूर्व। तो हमारे जैसे पशुपालन की शुरुआत का कार्यक्रम हमने देखा कि भेड़ को कब से पालना स्टार्ट किया गया? भेड़ को 10,000 ईसा पूर्व। और भेड़ को दूसरे नंबर पर भेड़ होगी 8700 ईसा पूर्व, बकरी को 7700 ईसा पूर्व, गाय को 6000 ईसा पूर्व और भैंस को 2300 ईसा पूर्व। तो ये हमारे कार्यक्रम थे। भी पशुपालन की शुरुआत कब हुई, कब से हमने जैसे प्रमाण मिले हैं, कौन कौन सी सभ्यताओं में प्रमाण मिले हैं कि कब इनकी शुरुआत की गई। तो ये आप नोट कर लीजिए क्योंकि इनमें से एक जैसे भेड़ का इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार लगा लीजिए क्योंकि ये काफी एग्जाम में पूछा गया है भेड़ पालने की शुरुआत कब से की गई है। ये भेड़ पालने की शुरुआत कब से की गई है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। मैं जितने भी आपको करवाऊंगा हैंडराइटिंग नोट्स वो आपके लिए बहुत बढ़िया है और यही इंपॉर्टेंट है। आपको साथ के साथ बताता जाऊंगा भी क्या इंपॉर्टेंट है। तो आप हाथों हाथ आपने कॉपी पेन लेके बैठे क्लास में भी साथ के साथ नोट करें। अब बात करते हैं अपने 2-3 प्रोजेक्ट है जो पशुपालन से रिलेटेड है, उनकी चर्चा करते हैं। 2 या 3 ही प्रोजेक्ट हैं जो पशुपालन से रिलेटेड है, जिसमें बात करते हैं। पहला प्रोजेक्ट 1964 में जो प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी ICDP 1964 में ICDP की शुरुआत होगी। 1964 में ICDP का मतलब हो गया इंटीग्रेटेड कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, सघन कॉर्पोरेशन सघन पशु विकास कार्यक्रम। इसकी शुरुआत की गई 1964 में। इसकी शुरुआत NCDC द्वारा की गई थी। NCDC का मतलब हो गया नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट प्रोजेक्ट या कॉर्पोरेशन के द्वारा शुरुआत की गई, जो कि एक संस्था है जिसमें भारत सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाती है और NCDC के द्वारा ICDP प्रोजेक्ट के अंदर ऋण दिया जाता है ताकि पशुओं के बारे में जो भी रोजगार मिल सके। दूसरा है 1972-73 में शुरुआत हुई थी DADP की। DADP क्या हो गया? 1972-73 में शुरुआत हुई थी DADP की। 1973 में स्टार्ट हुई थी DADP की। DADP का मतलब हो गया ड्रॉट एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, मतलब सूखा संभावित क्षेत्र जो भी है। DADP की शुरुआत कब हुई थी?
1973-74 में, 1973-74 में डीएडीपी की शुरुआत हुई थी। तो डीएडीपी हो गया ड्रॉट एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जिसका हो गया सूखे संभाव्य क्षेत्र, जिसमें सूखे संभाव्य क्षेत्र में जो भी लोग हैं उनके लिए रोजगार पैदा करना। ये पशुपालन प्रबंधन विभाग के द्वारा शुरुआत की गई, इसकी शुरुआत की गई, डीएडीपी की शुरुआत की गई। अब बात करते हैं 1977-78 में किसकी शुरुआत की गई। 1977-78 में शुरुआत की गई थी डीडीपी की, 1977-78 में शुरुआत की गई थी डीडीपी की। डीडीपी का हो गया ड्रॉट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट या सूखा विकास कार्यक्रम। सूखा विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई। 1977-78 में। तो दोस्तों हमने 3 प्रोजेक्ट किए थे, इन ये 3 इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पशुपालन से रिलेटेड है। 3 प्रोजेक्ट है, इसमें तीनों में से एक भी क्वेश्चन जैसे आईसीडीपी के इंपॉर्टेंट है। आईसीडीपी की बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि आईसीडीपी की शुरुआत कब की गई और किसके द्वारा की गई। तो आईसीडीपी की शुरुआत 1964 में की गई, सघन पशु विकास कार्यक्रम, जिसकी शुरुआत एनसीडीसी के द्वारा की गई, एनसीडीसी नेशनल फॉर कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा, जिसकी शुरुआत 1964 में की गई। और इसका मेन उद्देश्य भी भारत सरकार के द्वारा सब्सिडी दी जाती है या और आईसीडीपी प्रोजेक्ट के अंदर एनसीडीसी ऋण देता है। तो ये अपनी आज की महत्वपूर्ण क्लास थी। आज के लिए इतना ही, क्योंकि हम थोड़ा थोड़ा लेके चलेंगे, क्योंकि जितना हम धीरे चलेंगे उतना ज्यादा समझेंगे। एक बार में सभी नहीं करवाएंगे, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मैटर है वो धीरे धीरे चलेंगे, क्योंकि ये 10वीं बैच के जो भी बच्चे हैं उनको इतना ज्ञान नहीं होता, इसलिए मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ। थोड़ा थोड़ा धीरे चलेंगे, आज से मतलब जैसे जैसे धीरे चलेंगे, जैसे जैसे स्टेप चलेंगे उसी प्रकार अपनी स्पीड बढ़ाते जाएंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।